सो हेलो देयर ऑल माय आईसीएससी मेट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसएसपी क्लासेस में। मैं आपका दोस्त शुभम सिंह पुंडीर और ये वीडियो होने जा रही है आईसीएससी क्लास 10। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फॉर आईसीएससी क्लास 10th इन्वायरमेंटल साइंस के पेपर के लिए, जो आपका पेपर कल 30 मार्च को है। तो मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में मैं ला चुका हूँ आपके लिए। सबसे पहले आपके 10 यूनिट्स आ रहे हैं इसमें। पहला है कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन, कि हमें एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है। इसे हम डिटेल में और पॉइंट बाय पॉइंट इसमें मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा टॉपिक में, जिससे आपका एक शॉर्ट एंड क्रिस्प एंड क्लियर रिवीजन हो जाएगा। बाकी मैंने एक 38 पेजेस का पीडीएफ जो जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, इसे मैंने अपने पिन कमेंट में भी डाल रखा है। इसके पीडीएफ को आप इसे फ्रीली एक्सेस कर सकते हो। बाकी अगर आपको ये 236 पेजेस का पीडीएफ चाहिए, जिसमें मैंने ये रिवीजन नोट्स है, वन लाइनर नोट्स मतलब वन पेजर नोट्स है, एमसीक्यूज है, टोटल आपके पास 200 एमसीक्यूज है, 100 शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स क्वेश्चंस है और 50 आपके पास लॉन्ग आंसर डिटेल 5 मार्क्स क्वेश्चन। आपको ये पूरा पीडीएफ 236 पेज का चाहिए अभी, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जो मैंने पिन कमेंट में दिया है, एंड देन यू कैन देन आई विल बी कॉन्टैक्ट यू पर्सनली एंड देन आप उसे परचेज कर सकते हैं। वो भी जस्ट एट अ नॉमिनल कॉस्ट ऑफ ₹59 में पूरा 236 पेजेस का पीडीएफ आपका हो जाएगा। बहुतों ने ले लिया है, उन्हें पूरा बेनिफिट मिल रहा है और अब आपकी बारी है, आप भी जरूर लीजिएगा। तो आ जाता है, सबसे पहले है कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या होता है कि जब हमारे आसपास की जो एयर है वो कंटेमिनेट हो जाती है ड्यू टू एनी केमिकल, फिजिकल या बायोलॉजिकल किसी एक्टिविटी से। केमिकल मतलब जब बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो हवा में मिक्स हो जाते हैं। फिजिकल यानी कि जब बर्निंग होती है, फैक्ट्री से धुआं निकलता है। और बायोलॉजिकल मतलब बायोलॉजिकल के अंदर आप बर्निंग ही समझ सकते हो, क्योंकि जब बर्निंग एक टाइप का बायोलॉजिकल और केमिकल मिक्स प्रोसेस है। जब ये सब चीज़ें हवा में मिल जाती है तो हवा पॉल्यूट हो जाती है। बाकी सोर्सेस क्या है हमारे एयर पोल्यूशन के। सबसे पहला है सोर्सेस ऑफ डोमेस्टिक एयर पोल्यूशन। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, घर से जो निकलता है, पहले निकलता है घर से निकलता है। मेनली कुकिंग स्टोव है, जो आप घर में आपके चूल्हे होते थे पुराने जमाने में, उससे उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे हार्मफुल गैस होती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड आपके हेमोग्लोबिन के साथ मिलके क्या बनती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनती है। तो वो एक पॉइजनस कंपाउंड है जो फेटल हो सकता है। इफेक्ट्स इसकी रेस्पिरेटरी, कैंसर, लंग डिजीजेस और आई में इरिटेशन होती है। बाकी रिड्यूसिंग पोल्यूशन फ्रॉम डोमेस्टिक कुकिंग। डोमेस्टिक कुकिंग से पोल्यूशन कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? इम्प्रूव्ड कुक स्टोव्स, यानी कि ऐसे स्टोव्स का, ऐसी आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है जिससे धुआं कम बने। जैसे गैस गैस का इस्तेमाल आप कर सकते हो। कुछ क्लीन फ्यूल्स जैसे केरोसिन, एलपीजी, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, इंडक्शन, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके आप पॉल्यूशन को कम कर सकते हो। वेंटिलेशन डालना है प्रॉपर, चिमनीज लगानी है, किचन में आपको फैंस लगाने हैं, एग्जॉस्ट फैन और विंडोज देनी है। अब ये सब है बाकी इसमें। बाकी केरोसिन भी जनरली यूज होता है रूरल एरियाज में। क्लीनर होता है बायोमास से, लो एमिशन होता है, इंडोर पोल्यूशन इतना नहीं होता, क्योंकि केरोसिन जो जिसको जनरली लोग डीजल बोलते हैं, उसका इस्तेमाल अभी भी गाँव में होता है, रूरल एरियाज में। अब इंडस्ट्री से कैसे धुआं निकलता है? इंडस्ट्री में जितने भी मोटर्स, बॉयलर्स, फर्नेसर्स, ये सब चीज़ें होते हैं जहाँ पे आपका जनरली काम होता है इंडस्ट्री में, तो वहाँ से धुआं निकलता है आपका। तो ये सब चीज़ें हैं और उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं कि फ़िल्टर्स यूज़ करना है, प्रेसिपिटेटर्स यूज़ करना है, वेट स्क्रबर्स, कैटालिटिक कन्वर्टर्स का यूज़ करना है, और मेट्रोलॉजिकल कंट्रोल से कि हाइट बढ़ा देनी है, चिमनीज इंसर्ट करनी है। ये सब मैंने आपको यहाँ दे रखा है। बाकी 3 अलग टाइप के जोन्स भी बना सकते हैं। इंडस्ट्रियल जोन बना सकते हैं कि इंडस्ट्री जहाँ पे होगी वो जो आपके रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं उनसे दूर होगी। बफर जोन मतलब जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनके आसपास ये आपके ग्रीन बेल्ट्स यानी कि पेड़ पौधे उगाए होने चाहिए। लैंड यूज प्लानिंग मतलब इसका मतलब है कि ऐसी इंडस्ट्रीज जिससे पोल्यूशन होता है उनको बहुत ही दूर बनाना है। पेनल्टी और सब्सिडीज हो सकती है। पोल्यूशन की पेनल्टी मिल सकती है कि अगर आप स्टैंडर्ड से ज़्यादा एमिशन कर रहे हो पोल्यूशन का, तो आपको फाइन भी पड़ सकता है। आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा अगर आप पोल्यूशन को कंट्रोल कर रहे हो। और बस ये चीज़ ही है। एक आपके पास
ताज ट्रेपेजियम की केस स्टडी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या आपको ताज ट्रेपेजियम एक एरिया है अराउंड ताजमहल 10,400 स्क्वायर किलोमीटर्स का, 10,400 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है, जिसमें ताजमहल, आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी आती है। ये ट्रेपेजियम शेप का होता है। तो इसमें क्या है, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारे अंदर। तो इसमें क्या है, अब येलो मार्बल होता है, जो वहाँ पे मार्बल है ताजमहल में वाइट कलर का, वो येलोइश रंग का हो रहा है क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन होता है और वो कैल्शियम सल्फेट में बदल रहा है। इसका मतलब वो खराब हो रहा है। ब्लैकनिंग, क्योंकि उसमें मेन चीज़ ये है कि जो पोल्यूशन में ब्लैक पार्टिकल्स होते हैं, सूट पार्टिकल्स होते हैं, उससे चिपक रहे हैं और उसका करोजन भी हो रहा है। एसिड रेन होती है, जो एसिड रेन का मतलब जब नॉर्मल रेन का जो पीएच होता है वो बढ़ जाता है तब जाके रेन होती है, इसलिए वो उससे ख़राब कर रहा है। उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए है पोल्यूशन इंडस्ट्रीज़ को शिफ्ट करना, सीएनजी और एलपीजी का यूज़ करना, व्हीकल्स उससे दूर होने चाहिए और एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने में। व्हीकल से कैसा धुआं निकलता है, व्हीकल से जनरली जो भी धुआं निकलता है उनको कैटेलिटिक कन्वर्टर्स का इस्तेमाल करके, जैसे CO निकलता है, हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं, NO2 निकलती है, उन सबको CO2 और वाटर में चेंज करना, CO2 H2 और N2 में चेंज करना बाय बर्निंग दैम। तो कुछ कन्वर्टर्स होते हैं, बाकी इंजन्स यूज़ कर सकते हो आप, एंड लेस पोल्यूशन वाले फ्यूल्स भी यूज़ कर सकते हो। बाकी ये कुछ क्लीन फ्यूल्स होते हैं, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, बायोडीजल और एक आजकल इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल भी आ रहा है, इसे E20 फ्यूल भी कहा जाता है। 80% नॉर्मल पेट्रोल होगा, फ्यूल होगा, बाकी 20% एथेनॉल होगा। EVs तो आ ही रही है और हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स वाली भी। वाटर ही इसमें यूज़ होता है, ये भी टेक्नोलॉजी भी डेवलपिंग में। बाकी बहुत सारी चीज़ें, बाकी एड्रेसिंग पॉपुलेशन के बारे में आपको क्या पढ़ना है कि UN ने क्या प्रोजेक्शन दिया है पॉपुलेशन के लिए कि वर्ल्ड पॉपुलेशन अप्रॉक्स 10 बिलियंस तक पहुंच सकती है। ग्रोथ रेट कम हो रही है लेकिन फिर भी पॉपुलेशन बढ़ रही है बहुत। अफ्रीका फास्ट ग्रोइंग रीजन है अभी का, और इंडिया इज़ दी मोस्ट पॉपुलस कंट्री अब बन चुकी है। क्लाइमेट का लिंक क्या है, मोर पीपल मोर इमिशन, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा पोल्यूशन भी होगा, और ज़्यादा लैंड चाहिए होगा तो ज़्यादा हमें एग्रीकल्चर के लिए और घर बनाने के लिए और लैंड चाहिए होगा। रिसोर्स का डिप्लीशन भी होगा, यानी कि वाटर, मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स में भी बहुत प्रेशर पड़ेगा क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। और वेस्ट जनरेशन यानी कि ज़्यादा पोल्यूशन होगा तो ज़्यादा पॉपुलेशन होगा तो पोल्यूशन भी ज़्यादा होगा, जितना वेस्ट भी ज़्यादा बनेगा। नाउ द चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स। अब द चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव फ्यूचर्स, अब बात ये है कि 2000 अगर हाई ग्रोथ हुई तो 2050 तक 11 बिलियन हो सकता है, उसमें रिसोर्स में बहुत प्रेशर पड़ेगा। मीडियम ग्रोथ हुई तो 10 बिलियन हो सकता है, तो उसमें ठीक ठाक वो पड़ेगा प्रेशर। लेकिन अगर पॉपुलेशन कम हुई, जो कि ये बीच का ज़्यादा सूटेबल है, अगर ये 85.5 बिलियन तक पहुंचती है तो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस थोड़ा कम होगा। नाउ growing population in developing countries and in developed countries. Okay, developing countries मतलब जो कंट्रीज में अभी डेवलप नहीं हुई है, जहाँ की पर कैपिटा इनकम कम है। पर कैपिटा इनकम क्या होती है कि जितनी भी GDP होती है देश की, यानी कि एक साल में कितना पैसा बना है उनका, कितना पैसा उन्होंने कमाया है, उसको अगर हम पूरी पॉपुलेशन से डिवाइड कर दे तो उसे पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। तो जहाँ पे पर कैपिटा इनकम कम होती है और जहाँ की जनरली पॉपुलेशन ग्रोथ भी ज़्यादा है, वहाँ उस कंट्री को डेवलपिंग कंट्री बोलते हैं। और जहाँ की पर कैपिटा इनकम हाई है और पॉपुलेशन को ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है, लो है, तो उसे डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं। जैसे इंडिया इज़ करेंटली ए डेवलपिंग कंट्री, इंडिया की अभी 3000 तक है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम अगर 10,000 से ऊपर हो तो उसे डेवलप्ड कंट्री माना जाता है। जैसे 80% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डेवलपिंग कंट्री में है, लेकिन उनके पास सिर्फ 20% उनकी GDP है, वेयर एज 20% वर्ल्ड पॉपुलेशन ही डेवलप्ड कंट्रीज में रहती है, लेकिन उनका GDP में कंट्रीब्यूशन 80% है। नाउ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है कुछ कि अगर बर्थ रेट हाई है, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई है, दोनों मतलब ठीक बराबर पे है, हाई है, दोनों बढ़ी रहे हैं, तो ग्रोथ रेट स्टेबल है। अगर पैदा ज़्यादा हो रहे हैं, मर कम रहे हैं, तो इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन।
इफ बर्थ रेट पैदा कम हो रहे हैं मर ज़्यादा रहे हैं तो स्लो ग्रोथ रेट होगी, और लो हो रहा है हर चीज़, यानी कि सब कुछ लो हो रहा है, बर्थ रेट भी नहीं है, डेथ रेट भी नहीं है, तो या तो स्टेबल है या तो डिक्लाइनिंग हो रही है। तो जनरली ये डेवलप्ड कंट्रीज में होती है। स्ट्रेटजीज फॉर कंट्रोलिंग ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, बाकी कॉन्ट्रासेप्टिव एजुकेशन है, मेथड्स रिलेटेड टू like using some contraceptive methods. Access to contraceptive should be available at free methods, and vasectomy and tubectomy should be provided. Vasectomy is done in males. The vas deferens is sliced off, उसमें उसे उसकी ट्यूब को थोड़ा सा उसमें काट दिया जाता है, एंड ट्यूबेक्टोमी में द फलोपियन ट्यूब इसका जो फलोपियन ट्यूब होता है उसको कट कर दिया जाता है। बाकी हेल्थ केयर देना है, एजुकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट देना है, और डेवलपमेंट फ्रेमवर्क ऑन पॉवर्टी एलिवेशन फॉर नॉलेज ओनली, ज़्यादा एग्जाम पे नहीं आता, फॉर नॉलेज ओनली है। फिर मैनेजिंग दी अर्बन इन्वायरमेंट, यानी कि शहरों को मैनेज कैसे करना है, अर्बनाइजेशन के बारे में पढ़ना है कि जब लोग रूरल से अर्बन पॉपुलेशन में शिफ्ट होते हैं, एरियाज में शिफ्ट होते हैं, तो अर्बनाइजेशन बोलते हैं क्या चैलेंजेस है, क्या हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं उसमें, और वहाँ हम इन्वायरमेंट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ जनरली हमारा जो फॉरेस्ट एरिया होता है वो कम होता है, तो हाउ वी कैन मैनेज इट, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं उन सबको आपको ध्यान देना है। और रूरल डेवलपमेंट में भी ध्यान देना है जिससे माइग्रेशन काउंटर हो, क्योंकि अगर सारे के सारे आपके रूरल एरिया के लोग अगर अर्बन एरिया में आ गए तो रूरल एरिया तो खाली पड़ जाएंगे, लेकिन अर्बन एरिया में उतना ही प्रेशर पड़ेगा, और अर्बन एरिया में प्रेशर पड़ेगा तो रिसोर्स ज़्यादा यूज़ होंगे, वहाँ पोल्यूशन ज़्यादा होगा, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। सेकेंडरी सिटीज़ भी बना सकते हैं हम, बड़े बड़े शहरों में जाने की जरूरत भी नहीं है, कुछ छोटे छोटे शहर बना सकते हैं जिससे माइग्रेशन को रोका जा सकता है थोड़ा। बाकी इसमें इतना ही है, और आप इन सबको अच्छे से पढ़ सकते हो, मैंने इस PDF में दिया है। मैनेजिंग सॉइल एंड लैंड, सॉइल कंजर्वेशन के बारे में, सॉइल इरोजन क्या होता है, ड्राई फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग, कंटूर प्लगिंग, ड्राई फार्मिंग, ट्री प्लांटिंग, इन सभी का यूज़ करके आप कर सकते हो। ये बहुत ही ईजी चीज़ है, क्योंकि ये ज्योग्राफी में भी सेम था, तो इसने आपको यहाँ पे ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं देना, आपने पढ़ा है। बाकी लैंड फॉर्म्स आपको पता है, लैंड रिफॉर्म्स हुए थे इंडिया में बहुत ज़्यादा। फॉरेस्ट्री के टाइप से सोशल फॉरेस्ट्री, यानी कि जहाँ पे लोग अवेयरनेस फैलाते हैं कि पेड़ उगाने चाहिए। फार्म फॉरेस्ट्री मतलब अपने प्राइवेट लैंड पे किसी के साथ मतलब अपने प्राइवेट लैंड पे आप पेड़ भी उगा रहे हो। एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब क्रॉप्स के साथ पेड़ उगा रहे हो। अर्बन फॉरेस्ट्री मतलब शहरों और टाउन्स में आप ट्रीज उगा रहे हो। और जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी कि ये भी आपका सोशल फॉरेस्ट्री का एक मैनेजमेंट है। फिर तो बाकी ये सब आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। फूड के बारे में है, एग्रीकल्चर, इसमें सब कुछ है, इसमें यू नीड टू स्टडी इन दिस, बहुत चीज़ है। और इसके बाद एग्रीकल्चर के बाद आपके पास बहुत मैंने डिटेल में नोट्स को दे रखा है, एनर्जी, एग्रीकल्चर सब दे रखा है, इन सभी को आप पढ़िए। बाकी बहुत ही इजी चैप्टर से EVS में यू कैन डेफिनेटली स्कोर 90+ और 95+। थोड़ा मैंने आपको हल्का फुल्का रिव्यू दिया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ऊपर से। बाकी आप इस पूरे PDF को अगर एक्सेस करना है 236 पेजेस के, तो आप मेरे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आपको पूरा PDF मिल जाएगा। एंड इस ये 38 पेजेस का PDF तो मैं अपने इस वीडियो के पिन कमेंट में दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसे फ्रीली एक्सेस कर सकते हो। तो उसके लिए WhatsApp ग्रुप ज्वाइन कीजिए उस पूरे PDF के लिए, जस्ट नॉमिनल कॉस्ट ऑफ 59 रुपीज़ आपको वो पूरा PDF मैं प्रोवाइड करा दूँगा। टिल देन, ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।